Welcome back to द्रोणाचार्य IAS यूट्यूब चैनल. दिस इज़ आवर डेली न्यूज़पेपर वीडियो जहां हम रोज़ाना द हिंदू न्यूज़पेपर के मस्ट रीड आर्टिकल्स को ब्रीफली डिस्कस करते हैं. सो आज है 6 मई. तो चलिए देख लेते हैं कि आज के अखबार में हमारे एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स आए हैं. तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे स्वेल वेव्स के फिनोमिना के बारे में, बिकॉज रिसेंटली हमारे केरला के कोस्टल रीजन में स्वेल वेव्स ने हिट किया है और इन स्ट्रॉन्ग स्वेल वेव्स की वजह से केरला के कोस्टल एरिया में जो घर हैं उनको डैमेज पहुंचा है. सो मैनी ऑफ द रेजिडेंट्स एंड फैमिलीज हैज़ बीन डिस्प्लेस्ड बिकॉज ऑफ दी स्वेल वेव्स हिटिंग दिस एरिया. एंड काफ़ी ऐसे एरियाज़ हैं केरला स्टेट के जहाँ पे स्वेल वेव्स की वजह से फ्लड्स भी आए हैं नियर द कोस्टल एरिया. तो जानेंगे कि स्वेल वेव्स होती क्या हैं, व्हाट इज़ दिस एंटायर जियोग्राफिकल फिनोमिना ऑल अबाउट. इसके अलावा आज हम बात करेंगे वर्ल्ड की लाइटनिंग कैपिटल के बारे में, विच इज़ लेक मैराकाइबो. वेल हमारे पास साउथ अमेरिका में कंट्री है वेनेजुएला. वेनेजुएला में वहाँ की जो लार्जेस्ट लेक है विच इज़ लेक मैराकाइबो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइटनिंग का फिनोमिना देखने के लिए मिलता है. आज हम जानेंगे दैट वाई इज़ दैट कि लेक मैराकाइबो में इतनी ज़्यादा लाइटनिंग होती है, इतनी बिजली चमकती है कि इसे लाइटनिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड क्यों कहा जाता है. क्या इसके पीछे ज्योग्राफी है, क्या रीजंस हैं, इस चीज़ को हम आज यहाँ पे अनफोल्ड करेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट आज के न्यूज़पेपर में मुल्ला पेरियार डैम इशू जो है ये दोबारा आज न्यूज़पेपर में हाईलाइट हुआ है. ये मुल्ला पेरियार डैम का जो इशू है ये दो स्टेट्स तमिलनाडु और केरला के बीच में चल रहा है. वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ दिस इशू ऑल अबाउट एंड स्पेशली यहाँ पे हम मुल्ला पेरियार डैम के बारे में डिटेल में समझेंगे. लास्टली हमारे पास एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ आई है विच इज़ रिलेटेड टू पीपल विद डिसेबिलिटीज़. सो जब भी हम बात करते हैं कि हमें एम्पावर करना है ऑल दोज पर्सन यू आर सफरिंग विद डिसेबिलिटी, एंड उसमें एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि डिसेबल लोगों के लिए जो एसेसिबिलिटी है और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे अकोमोडेट किया जाए, उसे इस तरीके से बनाया जाए दैट इट इज़ अकोमोडेटिव एंड इट इज़ एसेसिबल टू द पीपल विद डिसेबिलिटी. और इसी को लेकर हमारी गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ ने एक बड़ा स्टेप लिया है जिसमें पीपल विद डिसेबिलिटीज़ विल गेट अ कोटा ऑन ऑल द ट्रेन्स. सभी ट्रेन्स के ऊपर पीपल विद डिसेबिलिटी विल हैव अ सेपरेट कोटा. तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सेस को बढ़ाने के लिए उनके लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव स्टेप है जिससे कि एम्पावरमेंट हो पाएगी. तो इसे भी डिटेल में हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के पहले न्यूज़ आर्टिकल के साथ, विच इज़ अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वेल वेव्स. नाउ अगर आपको हमारी डेली करंट अफेयर वीडियोस अच्छी लगती हैं, प्लीज़ डू लाइक एंड कमेंट बिलो एंड ऑल्सो प्लीज़ डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. तो चलिए सबसे पहले स्वेल वेव्स की बात करते हैं. पहले न्यूज़ देख लेते हैं कि न्यूज़ क्या है. आप सबसे पहले हेडलाइंस देखिए. हेडलाइन सेज दैट स्वेल वेव्स हिट कोस्टल केरला, रेजिडेंट एलिज ऑफिशियल एपैथी. बेसिकली केरला का जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे स्वेल वेव्स ने कोस्टल एरिया को कह लीजिए कि इनंडेट कर लिया है, पूरा अपने कब्जे में ले लिया है. अब स्वेल वेव्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वेव्स होती हैं, जानेंगे इसके बारे में. अब इन स्ट्रॉन्ग वेव्स की वजह से क्या हुआ कि कोस्टल एरिया में जो घर हैं वो डैमेज हो गए. सो मैनी पीपल, सो मैनी फैमिलीज़ इन द कोस्टल एरियाज ऑफ द केरला दे हैव बीन डिस्प्लेस्ड. और आसपास के एरिया की जो रोड्स हैं वहाँ पे भी फ्लड्स आ चुके हैं. अब देखिए इसे लेकर एक चीज़ मैं सबसे पहले आपके ध्यान में लेकर आना चाहती हूँ कि हमारे पास है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, जिसे इनक्वाइस भी कह देते हैं. इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज. आप देख लीजिए इसका काम ही क्या है, ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस. तो इन्होंने ऑलरेडी एक वार्निंग इशू की थी रिगार्डिंग दी स्वेल सर्च, कि जो स्वेल वेव्स का सर्च है इसे लेकर एक वार्निंग आई थी फॉर द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव डे, जो कि केरला और तमिलनाडु का जो एरिया है उसे अफेक्ट कर सकती है. 5 मई और 6 मई के लिए ऑलरेडी इनक्वाइस ने इस वार्निंग को इशू किया, एंड जिसके चलते फिशिंग एक्टिविटी या फिर किसी भी तरह की रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ जो होती हैं उन सब को सस्पेंड कर दिया गया, कंसिडरिंग कि इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो स्वेल वेव्स हैं वो हिट करने वाली हैं.
तो चलिए सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को ही क्लियर कर लेते हैं कि स्वेल वेव्स आखिर होती क्या है। वेल स्वेल वेव्स, आप वेव्स के बारे में अपनी ज्योग्राफी की क्लासेस में पढ़ते हैं एंड वी अंडरस्टैंड कि वेव्स बेसिकली इट्स द मूवमेंट ऑफ द एनर्जी। ठीक है, हमारे पास स्वेल वेव्स ऐसी वेव्स हैं जिनकी वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है। नाउ अगर हम यहाँ पे एक वेव का स्ट्रक्चर बनाते हैं, दिस इज़ द वेव। जब भी हम कोई वेव बनाते हैं तो उसका एक अपवर्ड पार्ट होता है और एक डाउनवर्ड पार्ट होता है। जो अपवर्ड पार्ट होता है उसे हम कहते हैं क्रस्ट और जो डाउनवर्ड पार्ट होता है उसे हम कहते हैं ट्रफ। एंड अगर हम यहाँ पे वेवलेंथ को समझें तो हमारे पास एक क्रस्ट से लेकर दूसरे क्रस्ट के बीच का कितना डिस्टेंस है, दैट गिव्स अस द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ। या फिर कह लीजिए कि एक ट्रफ से लेकर दूसरे ट्रफ के बीच में कितना डिस्टेंस है, दैट इज़ द वेवलेंथ। और जो हमारी स्वेल वेव्स होती हैं, दीज आर द वेव्स विद लॉन्ग वेवलेंथ, बहुत ज़्यादा वेवलेंथ होती है जो कि सी की सरफेस के ऊपर फॉर्म होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि दीज आर इतनी लॉन्ग वेवलेंथ वाली ये वेव्स होती हैं जो कि एक तरह से सरफेस के ऊपर मूव करती आती हैं ना। यूजुअली जब हम वेव्स के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि जो लोकल विंड्स हैं या फिर विंड्स की वजह से जो वेव्स हैं वो उनकी फॉर्मेशन होती है, लेकिन स्वेल वेव्स जो हैं दे आर नॉट बिकॉज ऑफ द लोकल विंड्स। ये लोकल विंड्स की वजह से फॉर्म नहीं होती, रादर कहीं बहुत दूर, कहीं पे कोई स्टॉर्म जैसी कंडीशंस हैं, कहीं पे कोई हरिकेन आया या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स कहीं पे चली, इवन फॉर अ वेरी सम पीरियड किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई साइक्लोनिक कंडीशन थी, कोई हरिकेन था, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स चली, वहाँ से ये लॉन्ग वेवलेंथ वाली जो वेव्स हैं ये क्रिएट होती हैं, इनकी फॉर्मेशन होती है। अब आप देख लीजिए, कोई बहुत बड़ा तूफ़ान अगर आएगा, बहुत स्पीड में अगर विंड्स मूव करेंगी तो बहुत ज़्यादा एनर्जी का ट्रांसफ़र होने वाला है फ्रॉम एयर टू द वाटर। बिकॉज एक कॉन्सेप्ट हम समझते हैं कि सपोज़ कीजिए ये हमारा वाटर है और ये हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली क्या करता है, सपोज़ करो कि कोई विंड चल रही है। अब होता क्या है, विंड ट्राइज कि वो अपने साथ वाटर मॉलिक्यूल को लेकर जाए, डिस्प्लेस करे, लेकिन विंड के पास इतनी एनर्जी नहीं है क्योंकि एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग विंड आई है कि ये पूरे के पूरे वाटर को डिस्प्लेस कर दे। तो होता क्या है, ये विंड कोशिश करती है एक मॉलिक्यूल को मूव करवाने के लिए। तो विंड अपनी एनर्जी किसको दे देती है, मॉलिक्यूल को दे देती है, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल फॉरवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड्स मूवमेंट लेकर वहीं के वहीं आ जाता है, अपनी एनर्जी आगे वाले मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र कर देता है, जो भी फॉरवर्ड, डाउनवर्ड, बैकवर्ड्स एंड सेम पोजीशन पे जाते जाते, मतलब बेसिकली मॉलिक्यूल्स की जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ पे नन होती है। मॉलिक्यूल घूम कर दोबारा अपनी पोजीशन पर आ जाता है, लेकिन जो एनर्जी है वो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में ट्रांसफ़र होती जाती है। और एनर्जी को लेकर एक बात तो हम जानते हैं, दैट इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड। तो मॉलिक्यूल्स की डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होती है, लेकिन आगे 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 मॉलिक्यूल्स एनर्जी ट्रांसफ़र करते रहते हैं, जिसकी वजह से ये जो वेव्स हैं ये प्रोपोगेट करती हैं। तो एक कॉन्सेप्ट तो यही है कि एनर्जी ट्रांसफ़र काफ़ी ज़्यादा होता है। जब कोई तूफ़ान जैसी कंडीशन है, कहीं पे कोई हरिकेन आया है जिसकी वजह से बहुत हाई वेव्स की फॉर्मेशन होती है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग वेव्स होती हैं कि ये कहीं पे सपोज़ करो ओशन के कहीं सेंटर में कहीं पे ये सिचुएशन क्रिएट हुई, लेकिन इसके पास इतनी एनर्जी होती है कि अल्टीमेटली ये शोर तक जा पाती है और शोर पे जाकर स्ट्राइक करती है। सो दिस इज़ व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वेल वेव्स इज़ ऑल अबाउट। बहुत ही नैरो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है। जो डायरेक्शंस हैं, जैसे लोकली जो जनरेट होती है उनकी डायरेक्शंस को प्रेडिक्ट किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि स्वेल वेव्स बहुत ही दूर वाले एरिया से कहीं से आ रही होती हैं या अलग अलग डायरेक्शंस में डेसिपेट हो जाती हैं, बहुत ही रैंडमनेस सी इसके पास होती है। एंड इट ट्राइज टू टेक अ मोर डिफाइंड शेप एंड डायरेक्शन जब ये कोस्ट के पास पहुंचती है। तो डिफरेंट डायरेक्शंस में, अलग अलग एरियाज़ में ये मूव कर सकती है। सो दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग इन द कोस्टल एरिया। बहुत स्ट्रॉन्ग वेव्स की हमारे पास जो स्ट्राइकिंग है वो कोस्टल एरिया पे हो रही है, जिसकी वजह से फ्लड्स भी आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।
एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं लेक मैराकाइबो के बारे में। लेक मैराकाइबो विच इज़ कह लीजिए कि वन ऑफ द नेचुरल वंडर जो कि आपको वेनेजुएला में मिलता है। इस लेक में बहुत ही यूनिक इकोलॉजिकल फीचर्स हैं और इसको देखने के लिए दुनिया भर से ट्रैवलर्स यहाँ पहुँचते हैं। एंड one of the most extraordinary phenomena of Lake Maracaibo is the lightning। जो लाइटनिंग यहाँ पे होती है, ये दुनिया का वो एरिया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लाइटनिंग होती है, इसीलिए लेक मैराकाइबो को लाइटनिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। तो यहाँ पे आज हम समझेंगे कि वाई इट हैपन्स, कि क्यों इस पर्टिकुलर एरिया में इतनी ज़्यादा लाइटनिंग स्ट्राइक्स होती हैं। फर्स्टली एक चीज़ जो हमने यहाँ पे याद रखनी है वो ये है कि जब भी हम मैराकाइबो लेक की बात करते हैं, इट इज़ लोकेटेड इन द एरिया जहाँ पे एक रिवर प्रेजेंट है जिसका नाम है कैटाटुम्बो। कैटाटुम्बो रिवर, बहुत बार ये दोनों टर्म्स यूज़ कर लेते हैं। कहीं पे लिखा होता है कि लेक मैराकाइबो जो है वहाँ पे लाइटनिंग हो रही है, और इस लेक मैराकाइबो में एक रिवर है जिसका नाम है रिवर कैटाटुम्बो। तो कई बार ये लिखा होता है कि रिवर कैटाटुम्बो में बहुत लाइटनिंग होती है। तो इट इज़ वन अंडर द सेम थिंग, बिकॉज जो रिवर कैटाटुम्बो है इट मीट्स द लेक मैराकाइबो, और जहाँ पे रिवर कैटाटुम्बो लेक मैराकाइबो को मीट करती है वहाँ पे हमारे पास ये फिनोमिना देखने के लिए मिलता है। नाउ व्हेन वी ट्राई टू फाइंड आउट द रीज़न बिहाइंड इट कि क्यों यहाँ पे सबसे ज़्यादा लाइटनिंग होती है, तो इसके लिए एक मैप हमारे लिए देखना ज़रूरी है। कंसंट्रेट ऑन दिस पर्टिकुलर मैप। ये जो लेक यहाँ पे है इसे कहा जाता है लेक मैराकाइबो, ठीक है जी। और इस लेक मैराकाइबो के पास एक यूनिक फिनोमेना हो रहा है। सबसे पहले आप ये देखिए कि इसके पास यहाँ पे लोकेटेड है कैरेबियन सी, देयर इज कैरेबियन सी। अब क्या होता है कि कैरेबियन सी से हमारे पास इनवर्ड्स जो एयर आ रही होती है विच इज़ कमिंग टूवर्ड्स दिस पर्टिकुलर एरिया, कैरेबियन सी से आने वाली एयर जो होती है दैट इज़ काफ़ी वार्म और मॉइस्ट एयर होती है, जो कि कैरेबियन सी से इनवर्ड्स एंडीज़ की तरफ आने की कोशिश करती है। वेयर एज दूसरी तरफ हमारे पास यहाँ पे जो माउंटेन्स प्रेजेंट है, एज यू कैन सी, आप फिनोमिना पढ़ते हो कि यहाँ पे जो हमारे पास एयर होगी माउंटेन की एक पीक से ये क्या करेगी, राइज करेगी, लेकिन जब ये फॉल करती है तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। दिस इज़ इन टर्न अ वेरी कूलर एयर। तो एंडीज़ की तरफ से आने वाली जो एयर है दैट इज़ कोल्ड एयर, और कैरेबियन सी से आने वाली जो एयर है दैट इज़ वार्म एंड मॉइस्ट एयर। तो ये जो लेक मैराकाइबो वाला एरिया है इट फॉर्म्स अ पर्टिकुलर कंडीशन वेयर द कोलिजन हैपन्स, वेयर द कोलिजन ऑफ वार्म एंड कोल्ड एयर हैपन्स, एंड वी रीड दैट इन आवर ज्योग्राफी क्लासेस कि जहाँ पर भी ऐसा कोलिजन होता है जहाँ पे वार्म और कोल्ड एयर आपस में कोलाइड करती है दैट क्रिएट्स द परफेक्ट स्टॉर्म। क्योंकि क्या होता है कि कोल्ड एयर वार्म एयर को रैपिडली राइज करवा देती है, और जब भी वार्म एयर रैपिडली राइज करती है इसकी आगे चलकर कूलिंग होती है और ये कंडेंस होती है और बड़े बड़े क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है, और इन क्लाउड्स की फॉर्मेशन की वजह से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग विंड्स, टेम्परेचर ग्रेडियंट की वजह से इन क्लाउड्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, एंड दैट लीड टू द लाइटनिंग। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे किस वजह से इतने क्लाउड्स की फॉर्मेशन और लाइटनिंग होती है। ऑन एन एवरेज माना जाए तो यहाँ पे 28 लाइटनिंग स्ट्राइक्स हर मिनट पे इन पीक्स के ऊपर होती है, और इसीलिए इस एरिया को लाइटनिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मुल्ला पेरियार डैम इशू के बारे में। सो रिसेंटली अगैन मुल्ला पेरियार डैम इशू इज़ इन न्यूज़, और यहाँ पे सबसे पहले कुछ डिटेल्स हम देख लेते हैं मुल्ला पेरियार डैम के बारे में, फिर देखते हैं कि प्रेजेंट इशू सुप्रीम कोर्ट में क्या रेज किया गया है। सो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द मुल्ला पेरियार डैम। सो मुल्ला पेरियार डैम को हम मैंसोनरी ग्रेविटी डैम कहते हैं। नाउ व्हेन वी यूज़ द टर्म ग्रेविटी डैम इज़ अ टाइप ऑफ डैम स्ट्रक्चर विच इज़ प्राइमरली डिज़ाइंड
सो दैट इट कैन रेजिस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, बिकॉज ग्रेविटी क्या करती है, डाउनवर्ड्स पुल करती है, लेकिन इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि ये ग्रेविटी की फोर्सेस को रेजिस्ट कर सके और जो वाटर है उसे होल्ड करके रखे और बाकी सब जो भी मटेरियल है उसे होल्ड करके रखे. सो इट रिलाइज ऑन इट्स ओन मास. इसका खुद का वेट होता है, इसका अपना मास होता है जो कि कॉन्टरैक्ट करता है विद द प्रेशर विच इज़ एक्सर्टेड बाय द वाटर. तो इसीलिए ग्रेविटी डैम्स को बनाया जाता था. सबसे पहले ओल्डेस्ट फॉर्म जो डैम्स के बनाए गए थे वो ग्रेविटी डैम्स ही थे. तो सिमिलरली जो मुल्ला पेरियार डैम है ये भी ग्रेविटी डैम है. इट इज़ लोकेटेड ऑन अ रिवर जिसका नाम है पेरियार रिवर. एंड ये जो पेरियार रिवर है हमारे पास इडुक्की डिस्ट्रिक्ट जो केरला है वहाँ पे मुल्ला पेरियार डैम लोकेटेड है. Now it is located around somewhat height, कुछ 881 meters above the sea level वहाँ पे ये located है. हमारे पास कार्डमम हिल्स हैं वेस्टर्न घाट्स की. ओवर देयर मुल्ला पेरियार डैम इज़ लोकेटेड. अब देखिए इसका नाम ही आपको एक आंसर दे देगा. इस डैम की लोकेशन पर दो रिवर्स का कन्फ्लुएंस होता है. एक है मुल्लायार और एक है पेरियार. मुल्लायार और पेरियार रिवर्स का कन्फ्लुएंस जहाँ पर होता है वहाँ पे बनाया गया है मुल्ला पेरियार डैम. इस डैम की कंस्ट्रक्शन 1887 में होती है during the time of Britishers and it was completed in 1895 again during the time of the Britishers. तो ये जो डैम है इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय दी ब्रिटिशर्स, मेनली ब्रिटिशर कोर ऑफ रॉयल इंजीनियर्स ने इस डैम को बनाया था. एंड इस डैम को जब बनाया गया तो इसको लाइमस्टोन के साथ और सुर्खी के साथ कंस्ट्रक्ट किया गया है. सुर्खी में बेसिकली जो बर्न्ड ब्रिक पाउडर होता है उसके साथ शुगर और कैल्शियम ऑक्साइड का जो मिक्सचर है उसे बनाया जाता है. सो लाइमस्टोन और सुर्खी के साथ इसे बनाया गया है. मेन इसका आइडिया ये था कि जो पेरियार रिवर आती है विच इज़ अ वेस्ट फ्लोइंग रिवर. हमारे पास जब हम केरला का मैप बनाते हैं तो हम पढ़ते हैं कि एक रिवर आती है पेरियार जो कि आकर ड्रेन कर जाती है इनटू द अरेबियन सी. ये डैम इसलिए बनाया गया कि पेरियार रिवर का जो वाटर है उसे ईस्ट वर्ड डाइवर्ट किया जाए, स्पेशली इन दी एरियाज़ जहाँ पे तमिलनाडु का जो रेन शैडो एरिया है वहाँ पे पेरियार रिवर का जो पानी है उसे डाइवर्ट किया जाए. अब देखिए एक चीज़ समझिए, ये डैम लोकेटेड कौन सी स्टेट में है, केरला में, बट इट इज़ ऑपरेटेड एंड मेंटेन्ड बाय तमिलनाडु. और यही है द इशू, द बोन ऑफ कंटेंशन व्हेन इट कम्स टू द मुल्ला पेरियार डैम. लोकेटेड कहाँ पे है, केरला में, लेकिन ऑपरेट और मेंटेन कौन करता है, तमिलनाडु. तो बेसिकली ब्रिटिशर्स के टाइम पे एक 999 ईयर्स का एक लीज एग्रीमेंट होता है जिसमें मुल्ला पेरियार डैम के ऑपरेशनल राइट्स को तमिलनाडु को हैंड ओवर किया जाता है. अब यही इशू है और इसी इशू को लेकर तमिलनाडु ने केरला को एक्यूज़ किया है सुप्रीम कोर्ट में कि हम पिछले साल से, अगर आप फॉलो कर रहे होंगे करंट अफेयर्स को या फिर आज आप देख लीजिए कि पिछले 1-2 साल से मुल्ला पेरियार डैम का इशू न्यूज़ में है. वाई? बिकॉज क्योंकि ये डैम केरला में लोकेटेड है और काफ़ी पुराना डैम है, तो केरला बार बार इसकी सेफ्टी का जो इशू है उसे रेस करता है कि ये 125 साल पुराना डैम है, क्या ये आज के टाइम से सेफ़ है. केरला की ये डिमांड है. केरला ने 2021 में सुप्रीम कोर्ट में डिमांड पिच की थी कि मुल्ला पेरियार डैम को डीकमीशन कर दिया जाए क्योंकि आज के टाइम पे मुल्ला पेरियार डैम जो है वो उतना सेफ़ नहीं है. अब इसे लेकर तमिलनाडु ने केरला को एक्यूज़ किया है कि एक तरफ तो केरला ये कहता है कि मुल्ला पेरियार डैम सेफ़ नहीं है, दूसरी तरफ जो तमिलनाडु अपनी तरफ से जो एसेंशियल काम कर रहा है जिससे कि इस डैम को मेंटेन किया जा सके, इसके स्ट्रक्चर को सिक्योरिटी दी जा सके, कि केरला उसके उन प्रोजेक्ट्स को कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है. तो ये चीज़ तमिलनाडु ने कही है केरला को लेकर. इसीलिए आप हेडलाइंस भी देख सकते हैं दैट तमिलनाडु मूव्स टॉप कोर्ट एक्यूजेस केरला ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिंग वर्क ऑन मुल्ला पेरियार डैम. तो ये हिस्ट्री है और ये करंट सिचुएशन है मुल्ला पेरियार डैम की. लास्टली हमारे पास अपडेट ये है दैट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज हैज़ अप्रूव्ड द कोटा फॉर द पीपल विद डिसेबिलिटीज़ ऑन ऑल द ट्रेन्स
irrespective कि उनके पास कोई कंसेशनल फेयर फैसिलिटी है या नहीं. सो ऑन ऑल दी एक्सप्रेस मेल ट्रेन्स इंक्लूडिंग राजधानी और वंदे भारत, इन सभी ट्रेन्स में people with disability will have a particular quota, and this is very important when it comes to empowering people with disability in our country इंडिया. सो इसको लेकर एक बड़ा स्टेप हमारी रेलवेज मिनिस्ट्री ने लिया है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ द पीपल विद डिसेबिलिटी. दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो. आज की इस वीडियो के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन. थैंक यू.